Okay, so this is the tube. Suppose this is the open pipe and it is vibrated with some frequency. तो ये ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास है, जिसको सपोज हमने ऐसे रखा है यहाँ पे ऊपर, जिसके कारण ये वेव्स अंदर जा रहे हैं। तो देखो ठीक से कि ये वेव जब अंदर जाएगा तो जाने वाला वेव, सपोज बाय चांस compression starts here. ओके, compression starts moving downwards. ये compression नीचे तरफ जा रहा है सपोज, ठीक है। जैसे ये compression नीचे जाएगा तो इस compression को नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो हम ढूंढ सकते हैं आराम से। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द compression टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज गोइंग टू बी, अगर इस पाइप का लेंथ हम मान लेते हैं L सपोज, और इस स्पीड ऑफ साउंड ऑफ इन द एयर इज सपोज V, तो V स्पीड से L इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा इस कंप्रेशन को, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से। T1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू L अपॉन V, नो डाउट। ये हो गया कंप्रेशन को नीचे जाने के लिए लगने वाला टाइम, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो आएगा तो ये ओपन एंड है, और ओपन एंड मतलब यहाँ पे रेयर मीडियम स्टार्ट होता है। और हमने ये देखा है ऑलरेडी कि व्हेनेवर द लॉन्जिट्यूडनल वेव जस्ट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, there is no phase change, but compression gets reflected as a rarefaction and rarefaction gets reflected as a compression. तो ये उल्टा हो जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे जैसे ही वो जाने के टाइम तो compression रहेगा, लेकिन जैसे ही वो रिटर्न करता है, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के टाइम वो रेरिफेक्शन बन जाएगा, बिल्कुल। तो ये रेरिफेक्शन जो है वो ऊपर जा रहा है, अभी ट्रैवल कर रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से। दैट इज गोइंग टू बी T2 अगेन, विच इज सिंपली L डिवाइडेड बाय V, नो डाउट। अभी ये जो टाइम, टोटल टाइम जो है इन दोनों को जो लगता है, तो जाने के लिए और वापस आने के लिए जो टाइम लगता है, तो उसको हम बोलेंगे T1 प्लस T2, which is here L by V plus L by V, which is actually going to be 2L upon V. So this is going to be the total time required for this compression to go downwards and come back to the same point once again. But as soon as compression gets reflected, it becomes rarefaction here. And as soon as this rarefaction comes here at this point, again it gets reflected. And when it starts traveling in the downward direction, it becomes compression now. And this compression must be accompanied by the next compression which is started by this tuning fork here. तो इस ट्यूनिंग फोर्क ने नया कंप्रेशन उस समय ओरिजिनेट करना जरूरी है, तभी जाके ये पॉसिबल होगा कि ये जो वेव्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो ये वेव्स को एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ये जरूरी है कि जितने टाइम के अंदर ये कंप्रेशन सीधा नीचे जाके वापिस यहाँ पे आता है, उस टाइम के अंदर ये ट्यूनिंग फोर्क एक बार वाइब्रेट हो जाए, एक बार वाइब्रेट होना चाहिए। तो मतलब उस ट्यूनिंग फोर्क का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, वही उतना होना चाहिए जितना इस कंप्रेशन को नीचे जाने के लिए और वापस आने के लिए जितना टाइम लगता है, वही उतना ही टाइम इस ट्यूनिंग फोर्क का टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। तो ये जब होगा तभी ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये यही कंडीशन होगा, और इसी पीरियड के साथ या इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेव्स है वो ऑसिलेट करेंगे इस पाइप के अंदर। और इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि चलो टी पीरियड का फॉर्मूला तो हमको मिल गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी जैसा कि हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 upon t, that is the reciprocal of period, and hence we can get this simply frequency n is equal to V upon 2L. And once we understand what happens in case of the fundamental mode, we can understand what can be happening in the different modes of vibration. तो जो अलग अलग मोड्स है उनके अंदर क्या होता होगा वो हम समझ सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये अच्छी तरह से याद रख लो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप। ओके, और सेकेंड मोड में क्या होता है वो तो हमने कल देखा ही था ऑलरेडी। तो सेकेंड मोड में होता है ऐसा है कि पाइप जो है वो दो सेकेंड मोड में वाइब्रेट करता है, और सेकेंड मोड में वाइब्रेट करने की वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल, और तीसरे मोड में वाइब्रेट करने की वजह से फ्रीक्वेंसी उसका ट्रिपल बन जाता है। इट इज बेसिकली वेरी वेरी सेम एज in case of the string. It happens in case of the string. Okay, now we have to see in the next, in this chapter, as a next topic, that is about the vibrations in
क्लोज पाइप, देखो ठीक से, तो वाइब्रेशंस इन क्लोज पाइप, तो क्लोज पाइप में किस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं वो हमको अभी देखना है। ओके, सो सी हियर हाउ द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द क्लोज्ड पाइप। अभी क्लोज्ड पाइप का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ क्लोज होना चाहिए। द क्लोज्ड पाइप मीन्स द पाइप which is closed at one end and open at other. Suppose this is the pipe which is closed at one end and open at other. ये देखो, यहाँ पे सपोज उसका ओपन एंड है, ठीक है, और ये जो है ये उसका क्लोज्ड एंड है, ठीक है, तो ये बन गया उसका क्लोज्ड एंड। तो अभी होता क्या है ना, क्लोज्ड एंड एक्ट्स एज अ डेंसर मीडियम, सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, एंड दैट्स व्हाई द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम होने के कारण, जब हमने ऑलरेडी देखा है कि जो डेंसर मीडियम के से जब वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे फेस चेंज होता है पाई रेडियन का, तो ये वहाँ पे होने वाला है। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे इसका। तो सपोज ये पूरा जो है ये क्लोज पाइप हम रिपीट करेंगे 3 बार। तो पहले 3 मोड्स तो कम से कम कंसिडर करने पड़ेंगे, बिल्कुल, एंड देन वी कैन जस्ट जनरलाइज व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट मोड। तो आगे क्या होगा नेक्स्ट मोड में वो हम जनरलाइज कर सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहला मोड, सबसे बेसिक मोड जिसमें ये पाइप वाइब्रेट हो सकता है, तो वो होगा इस तरह से। ओके, उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो चलो ये ले लेंगे। तो देखो सबसे बेसिक मोड जिसमें ये पाइप वाइब्रेट हो सकता है, ऐसा अच्छा उसके अंदर बाउंड्री कंडीशन हमको ये पे देखना है ठीक से। व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द क्लोज पाइप। तो इस क्लोज पाइप के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, जैसे हमने देखा था बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रिंग के केस में बाउंड्री कंडीशन ऐसा होता है कि देयर शुड बी एंटी नोड्स एट द ओपन एंड्स, सॉरी एंटी नोड्स फॉर्म्ड एट द एंड्स। तो स्ट्रिंग के लिए हमेशा ये जरूरी है कि स्ट्रिंग जो दो एंड्स के बीच में वाइब्रेट हो रहा है तो वो दो एंड्स में क्या होना चाहिए, नोड्स होना चाहिए, एंड पॉइंट्स पे नोड होना चाहिए। बाकी किधर भी कुछ भी हो सकता है लेकिन एंड पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, नोड्स ही होना चाहिए। इसलिए स्ट्रिंग का जो अलग अलग लूप्स दिखाते हैं वो इस टाइप के दिखाते हैं। ये फर्स्ट लूप हो गया, फिर ये सेकंड लूप इस तरह से दिखा सकते हैं आराम से। ये स्ट्रिंग जब सेकंड सेकंड मोड में जब वाइब्रेट करेगा तो इस तरह से वाइब्रेट करेगा। इसमें भी क्या है ना कि एंड पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, नोड्स ही फॉर्म हो रहे हैं, बिल्कुल। और ओपन पाइप के केस में हमने ये देखा था कि देयर शुड बी एंटीनोड्स एट द ओपन एंड्स, बोथ द ओपन एंड्स मस्ट बी ऑक्युपाइड बाय एंटीनोड्स। लेकिन यहाँ पे अभी देखो क्लोज्ड पाइप का कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन ये है कि देयर शुड बी एंटीनोड एट द ओपन एंड, याद रखो ठीक से, एंटीनोड मस्ट बी देयर एट द ओपन एंड and there should be the node at closed end. तो node should be formed at the closed end. तो जो end closed है तो वहां पे node form होना जरूरी है, और जो end open है तो वहां पे एंटीनोड फॉर्म होना जरूरी है। तो देखो कैसे होगा वो। तो सपोज यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है वेव, तो यहाँ पे एंटीनोड होना चाहिए बराबर, और यहाँ पे नोड होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा केस जिसमें वाइब्रेट हो सकता है वो इसी टाइप का होगा, देखो ठीक से। देखो ये वाइब्रेशन इस तरह से रहेंगे। ये हो गया सबसे बेसिक तरीका, सबसे पहला तरीका जिसमें पाइप वाइब्रेट हो सकता है, जिसमें एक एंटीनोड यहाँ पे फॉर्म हो गया ओपन एंड पे, और एक नोड जो है वो उसके क्लोज्ड एंड पे फॉर्म हो गया, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है जिसमें वाइब्रेट हो, तो देखो ये इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज एंटीनोड तो फॉर्म होना ही है, यहाँ पे एंटीनोड चाहिए और यहाँ पे नोड चाहिए कंपलसरी, वो तो कंपलसरी है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये देखो ऐसा,
This is going to be the second way in which this same pipe can vibrate. Okay, the third method or third way in which the pipe can vibrate can be like this. अच्छा, इसमें यहाँ पे एंटी नोड होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है, यहाँ पे नोड होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है, लेकिन फिर बाकी बीच में क्या होगा, तो वो ऑप्शन हमारे पास तीसरा ऐसा आता है। देखो इसमें ऐसा हो सकता है, देखो, so this is going to be the third mode in which the same pipe can vibrate with, and the next mode can be shown here in which it can vibrate with the next higher frequency in which, अभी देखो यहाँ पे कितने हैं, एक लूप फॉर्म हो गया, यहाँ पे दो लूप्स फॉर्म हो गए, दिख रहे हैं। तो अभी तीसरे इसमें क्या होगा, फोर्थ मोड में क्या होगा, तीन लूप फॉर्म होंगे और क्या होगा, ये देखो ये तीन लूप फॉर्म होने का जो सिचुएशन है वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं आराम से। But subjected to the boundary condition, don't forget that there should be antinode at the open end and the node at the closed end. Okay, so here it will be like this. That's it. So this can be the fourth mode in which the pipe can vibrate. But चलो ठीक है, हमको तीन ही मोड डिस्कस करने हैं, पहले तीन, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहला मोड अगर हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट मोड में क्या होता है वो अगर ठीक से देखेंगे तो क्या पता चलता है। देखो, तो सबसे पहले मोड में होता ऐसा है कि द लेंथ ऑफ द पाइप इज गोइंग टू बी सी, सपोज पाइप का जो लेंथ है वो कितना हमको मिल रहा है, वो तो चलो ठीक है एल ही मिल रहा है, नो डाउट। द लेंथ ऑफ द पाइप इज गोइंग टू बी एल इन ईच ऑफ दिस केसेस, नो डाउट, तो ये एल बन गया। बट दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड नोड। If you remember, we have seen it in the properties of stationary waves that the distance between an antinode and node is exactly equal to lambda by 2. याद है? तो अगर हम ये यूज करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे the distance between this antinode and node must be lambda by 2. Okay? तो ये हमको मिल गया distance between the antinode and node, which is going to be simply lambda by 2. Sorry, lambda by 4. Remember, it's going to be lambda by 4. याद है ना? The distance between a node and antinode is going to be simply lambda by 4, and the distance between two antinodes is actually lambda by 2, or the distance between any two nodes is also lambda by 2, but the distance between one node and antinode is actually lambda by 4, and that's why we can just get this in the next step that सी, इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन और द लेंथ ऑफ दिस पाइप इज गोइंग टू बी सिंपली इक्वल टू लैम्डा बाय 4। तो अगर हम इक्वेट करेंगे, देखो ठीक से लेंथ ऑफ द पाइप को लैम्डा बाय 4 के साथ इक्वेट किया, अभी इससे क्या होगा देखो, तो हमको इसमें से लैम्डा मिलेगा, कितना मिलेगा लैम्डा, तो लैम्डा इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल। देखो ठीक से, तो ये बन गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ L, and this is going to be the wavelength. Okay, but we have that V is equal to n lambda, right? तो हमारे पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए V is equal to n into lambda, ये इक्वेशन होता है। तो अगर ये इक्वेशन हम यूज करेंगे तो हमको ये मिलेगा फ्रीक्वेंसी n here is going to be actually equal to V upon lambda. Okay, but then if we replace this value of lambda here, तो अगर ये वैल्यू लैम्बडा का अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू v अपॉन दिस लैम्बडा। तो v डिवाइडेड बाय लैम्बडा का वैल्यू कितना है, देखो इधर इट इज गोइंग टू बी 4l, राइट? सो वी कैन रिप्लेस इट 4l हियर एंड सिंपली वी कैन गेट दिस एज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हमको मिल गया, it is going to be equal to n is equal to v upon 4l. okay, तो ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। once we get that we can check what can be happening in the second mode. तो अभी देखो सेकंड मोड में क्या होता है वो फोकस करो ठीक से, देखो ठीक से सेकंड मोड में भी क्या है ना कि the length of the pipe is going to be simply l,
वंस अगेन, नो डाउट। तो पाइप का जो लेंथ है वो तो चलो एल ही रहने वाला है, बिल्कुल। लेकिन वो पाइप का जो लेंथ है वो किसके बराबर रहेगा, तो वो हम देख सकते हैं आराम से। So this is the length of the pipe, which is going to be L. Okay, but this length is divided into two parts, which we can see here clearly. दो पार्ट्स में ये लेंथ बटा हुआ है। देखो कौन से दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो ये पार्ट यहां से लेके, देखो ठीक से, यहां से यहां तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहां तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड अभी दूसरा जो पार्ट है तो वो यहां से आगे होगा। तो यहां से लेके आगे जो है दूसरा पार्ट हमको मिल रहा है इधर तक, ठीक है। तो देखो ये दो पार्ट्स में ये लेंथ बढ़ रहा है। अभी इसमें से ये जो है ना, ये एक्चुअली एक एंटी नोड है, बराबर, और ये एंटी नोड है। और हमको पता है ऑलरेडी कि एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। अभी अभी हमने देखा, इट इज गोइंग टू बी λ/4। ओके, तो ये λ/4 बन गया, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये नोड है और यहाँ पे एंटी नोड रहने वाला है और यहाँ पे फिर से नोड आने वाला है, देखो ठीक से। तो अभी देखो ये जो है टोटल डिस्टेंस जो कि नोड टू नोड, ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है। नोड और दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है वो तो हमको ऑलरेडी पता है, इट इज λ/2, करेक्ट है। तो ये बनेगा λ/2। ओके, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। सो दिस लेंथ इज एक्चुअली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, one of it which is λ/4 and the other one is λ/2. So these two parts have to be added up together so as to get the total length of the pipe. So what should be the equation for the length of the pipe in this case here? Check. So length of the pipe L is actually going to be equal to λ/4 plus λ/2. That's it. And now if we just simplify this further, then what we get here is, देखो तो लेंथ कितना बन रहा है यहाँ पे, देखो ठीक से। तो लेंथ ऑफ द पाइप इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, हियर अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा, देखो ठीक से। तो लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा मतलब ये बनेगा 3 लैम्बडा अपॉन 4, करेक्ट है। जिससे ही हमको लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा। इस केस में लैम्बडा का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, लैम्बडा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4l/3। चेक, इसको हम चाहिए तो लैम्बडा 3 बोल सकते हैं, लैम्बडा 3। चलो क्यों, क्योंकि इन दिस केस द लैम्बडा 3, चलो ठीक, ये तुमको आगे आगे चल के समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ठीक से, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ठीक से। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे इसको v इज इक्वल टू एन लैम्बडा के अंदर, जो उसके हम पता है ऑलरेडी कि v इज ऑलवेज इक्वल टू n3 लैम्बडा 3, जिससे हमको मिलता है n3 का वैल्यू। n3 का वैल्यू कितना मिलेगा इसमें से, तो देखो n3 विल एक्चुअली बी इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा 3, बट लैम्बडा 3 इज ऑलरेडी फाउंड आउट हियर। तो लैम्बडा 3 का वैल्यू जो हमको मिला है वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा v अपॉन ये लैम्बडा 3 का जो वैल्यू है, देखो ये हमको यहाँ पे डालना है। तो इससे हमको मिलेगा 4l/3, that's it. And now if we still simplify this further, then we can get this simply as, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा n3 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3v अपॉन 4l। okay, but as we know that v upon 4l is what, just check, see here, यहाँ पे हमने प्रूव किया ऑलरेडी कि v upon 4l is actually लैम्बडा, सॉरी n v upon 4l ही तो हमारा n है, बराबर है। तो अगर ये हम यूज करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा n3 is going to be equal to 3 times of n. See here, in the second mode of the closed pipe, we are getting the frequency which is triple of fundamental frequency. Note here that we have not got the second multiple here. तो यहाँ पे हमको second multiple किधर भी नहीं मिला है। चेक करो एक बार ठीक से, अगर तुमको पूरा एक साथ देखना है तो देख सकते हो आराम से। ये देखो
हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ जो है इधर लैम्बडा बाय 4 के बराबर था, इसलिए लैम्बडा हमको 4l के बराबर मिल गया। और उससे भी आगे जाके हमको ये जो v है वो v इक्वल टू एन लैम्बडा यूज करने से हमको n इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा यूज करने से n इज इक्वल टू वी अपॉन 4l ये मिल गया। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने लेंथ जो है सेकेंड मोड में क्या हो रहा है, देखो लेंथ ऑफ द पाइप बिकम्स इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 2 and hence it becomes actually 3 lambda by 4 here, and then we can get this actually equal to इसमें से हमको लैम्बडा 3 का वैल्यू मिलता है 4l by 3, और उससे ही हमको n3 का वैल्यू मिलता है, क्योंकि हमको पता है v इक्वल टू n3 लैम्बडा 3 होता है। तो n3 लैम्बडा 3 का वैल्यू डालने से हमको ये n3 का वैल्यू जो है वो v अपॉन 4l मिल जाता है, जिसको ही हम एक्चुअली n3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 2n किधर गया, जो हमको स्ट्रिंग के केस में और ओपन पे पाइप के केस में मिल रहा था कि सेकेंड केस में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा था, बराबर। लेकिन यहाँ पे सेकेंड मोड में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी यहाँ पे कि सेकेंड केस में मतलब सेकेंड मोड में फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होता बल्कि ट्रिपल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझने जैसी है। और ये क्यों होता है वो देखो ठीक से, इट इज बिकॉज ऑफ द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हियर। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस है तो वही यहाँ पे इतना अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल इन द सेंस, देखो स्ट्रिंग के केस में क्या होता था, दोनों नोड्स पे मतलब दोनों एंड पॉइंट्स पे नोड फॉर्म होते थे, बराबर है। और ओपन पाइप के अंदर एक भी कंडीशन बाउंड्री कंडीशन सिमेट्रिक था, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स पे एंटीनोड फॉर्म हो रहे थे। लेकिन सिर्फ इस केस में, जो क्लोज पाइप के केस में ऐसा होता है कि क्लोज्ड एंड पे नोड फॉर्म होता है और ओपन एंड पे एंटीनोड फॉर्म होता है। दैट इज द अनसिमेट्रिकल कंडीशन which give rise to this phenomena here actually। तो यहाँ पे जो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे n तो मिल गया, n इज इक्वल टू वी अपॉन 4l हमको मिल गया, लेकिन सेकेंड केस में मतलब सेकेंड मोड में जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट ट्रिपल बन गया, डबल बनने के बदले ट्रिपल बन गया। ये क्यों हो रहा है ये हम समझना है हमको, ठीक है। ओके, नाउ विल सी द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पाइप। Okay, so let us discuss about the third mode now. So in case of this third mode here, again the length of the pipe is going to be L, no doubt। तो पाइप का जो लेंथ है वो अभी भी L ही रहने वाला है, बिल्कुल। So let us see that the length of this pipe is going to be actually L here। Okay, but this length is actually equal to the sum of these three parts here। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो पहला पार्ट है यहाँ से, ये देखो ये एंटीनोड हमको नोड हमको मिल रहा है, तो ये एंटीनोड से लेके नोड तक का जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट बन गया। देखो ठीक से, फर्स्ट पार्ट वी कैन से दिस एज क्लियरली। ओके, देन सेकेंड पार्ट इज दिस हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट हियर टू दिस पॉइंट हियर। तो ये जो नोड तक का नोड टू नोड जो डिस्टेंस है ये दूसरा है, और ये फिर से नोड टू नोड डिस्टेंस ये तीसरा पार्ट बन गया। तो दिस एक्चुअली इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो आउट ऑफ विच this first part here is going to be simply lambda by 4 as usual, no doubt। and what about the second part here? so देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट जो है वो तो चलो lambda by 4 ही बन रहा है, no doubt। लेकिन ये सेकेंड पार्ट कितना बन रहा है, it is the distance between two nodes actually, which is we have proved it to be equal to lambda by 2, no doubt। and the third part is again here lambda by 2 only, that is the distance between two nodes here। तो इसलिए फिर यहाँ पे जो दो पार्ट्स, दो लैम्बडा बाय 2 मिल रहे हैं और एक लैम्बडा बाय 4 मिल रहा है। अभी इसकी वजह से देखो क्या क्या होता है, तो लेंथ ऑफ द पाइप एक्चुअली विल बी इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ पाइप कितना होगा देखो ठीक से, यू कैन से इन दिस केस द लेंथ ऑफ द पाइप L which is going to be equal to
lambda by 4 plus lambda by 2 plus again lambda by 2. ओके, जस्ट ऐड दिस अप। तो इसको अगर ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो। चलो ठीक है, एलसीएम अगर लेंगे तो ये 2 और ये 2 वो तो सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे 2 2 मतलब 2 2 एक ही बार आ जाएगा और लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा बन जाएगा, जिसको ही हम लिख सकते हैं लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा। ठीक है, but then if we simplify this also still further, then what can we get here is, चलो देखो अभी इससे भी आगे जाके क्या मिलेगा हमको, तो लेंथ ऑफ द पाइप इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा अपॉन 4, मतलब ही वो बनेगा 5 लैम्बडा बाय 4। चेक, 5 lambda by 4. Okay, and then we can be able to say this lambda now in this case is going to become 4l by 5. And in fact we have to call this as lambda 5 actually, तो इसको हम lambda 5 बोल देंगे। ठीक है, तो अभी for the reason which we will understand just later, now we'll see clearly that once we get this lambda 5 we can use it in the formula that is v is equal to n lambda here। तो यहाँ पे हम अभी v is equal to n5 लैम्बडा 5 ये यूज करेंगे, तो इससे हमको मिलेगा n5 is equal to v by lambda 5, but lambda 5 is actually this 4l by 5, right? So if you replace it by that, then we get this n5 actually equal to v divided by 4l divided by 5, and 4l divided by 5 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो वो बन जाएगा सिंपली yes, so n5 will actually become equal to 5 times of v by 4l, and as we know that v by 4l is actually the fundamental frequency of this closed pipe, right? And if we use this here, then we can get this as n5 is equal to 5 times of n, where n is nothing but v by 4l. Okay, so this happens to be the frequency in case of this next mode। तो ये जो next mode है तो उसके अंदर frequency कितना मिल रहा है हमको, 5 times of the fundamental frequency। तो अभी यहाँ पे देखो फिर से एक बार हम नोट कर सकते हैं इधर कि ये 5 times बन गया डायरेक्ट, 4 times बना ही नहीं, 4 times फोर्थ वाला मल्टीपल नहीं मिल रहा है हमको, मिला ही नहीं। तो ये बात जो है देखो ठीक से एक बार कि पूरा अगर एक बार ठीक से एक व्यू में देखो तो देख सकते हो आराम से कि सबसे पहला वाला जो मोड है उसके अंदर हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू v by 4l, करेक्ट है। सेकेंड मोड में क्या देखा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पाइप बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू 3n, 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और थर्ड मोड में ही हमने देखा फ्रीक्वेंसी बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड दिस प्रूव्स दैट only odd harmonics are present in the vibrations of the pipe closed at one end here। Just for sake of just curiosity, we'll do this fourth mode also। Actually it is not needed, you can just conclude from third mode, three modes only। तो अगर 3 मोड्स भी अगर यूज करेंगे तभी भी हम कंक्लूड कर सकते हैं आराम से, लेकिन फिर भी चलो जस्ट एक फॉर क्यूरियोसिटी we'll just work this out fourth mode also। So let us work out the fourth mode। what happens in this fourth mode here, चलो orally बताओ अभी फटाफट। the length of the pipe is going to be L only, no doubt, but this length L must be equal to what, देखो ये lambda by 4, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, तीन lambda by 2 और एक lambda by 4 मिलके ये लेंथ किसके बराबर बनेगा बताओ, it will become 7 times of lambda by 4। check, and since the length of this pipe becomes actually 7 times of lambda by 4, what lambda can be written to be equal to, तो अगर L is equal to lambda by 4 बन गया तो फिर lambda कितना बनेगा,
वो बनेगा 7 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 7। देखो लैम्बडा बन गया हमारा 4l अपॉन 7 एंड दिस कैन बी रिटन एज लैम्बडा 7 एक्चुअली। तो इसको हमको लैम्बडा 7 बोलना होगा। एंड वंस वी डू दैट वी कैन गेट दिस v इज इक्वल टू n7 lambda 7 as usual, and then we can get this n7, that is the frequency of next one, actually will be equal to v by lambda 7, 7. which is going to be actually equal to 7 by 4L. 7V by 4L. correct, because v upon this will be 4l by 7, and this 7 will go up and becomes n7 is equal to 7 times v by 4l, and this is going to be actually the fundamental not fundamental frequency, it is the frequency of this vibration of the pipe in the fourth mode। तो अभी देखो फोर्थ मोड में क्या हो रहा है, 7 टाइम्स n हमको मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से नेक्स्ट स्टेप में कि n7 is actually going to be equal to 7 times of n, where n stands for fundamental frequency। तो ये 7th मल्टीपल बन गया। फिर से एक बार नोट करो कि 6th मल्टीपल गायब है। 6th मल्टीपल यहाँ पे हमको मिलने वाला ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन ही अनसिमेट्रिकल है, और बाउंड्री कंडीशन अनसिमेट्रिकल होने के कारण हमको यहाँ पे क्या होता है, क्लोज्ड पाइप के अंदर हमको सिर्फ यही मिलते हैं, ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं। ऑड हार्मोनिक्स याद रखो ठीक से, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट देयर इन द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन सच अ क्लोज पाइप, रिमेंबर। तो क्लोज पाइप के अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, तो ये हमने पे प्रूव किया है। ठीक है, अभी एक और बात हमको एक छोटी सी बात देखनी है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन केस ऑफ द क्लोज पाइप एंड व्हाई एक्चुअली द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैन बी फाउंड आउट इन दिस केस। देखो यहाँ पे ये सपोज एक क्लोज पाइप कंसिडर कर लो, मान लो ये क्लोज पाइप है, ये उसका क्लोज्ड एंड है और ये ऊपर में उसका ओपन एंड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सपोज हमने एक ट्यूनिंग फोर्क अगर रख दिया, सपोज वी हैव केप्ट अ ट्यूनिंग फोर्क हियर व्हिच इज गोइंग टू वाइब्रेट एट सम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जैसे ये वाइब्रेट होगा तो सपोज ये ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स जो है वो नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्रेशन पैदा होता है, एंड दिस कॉम्प्रेशन स्टार्ट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, so as soon as this compression moves in the start direction, downward direction, unnecessary noise बंद करो। Okay, so basically compression, when this compression starts moving in the downward direction, it takes a time t1 which is going to be equal to L by V once again to move from this point to this point here। तो ये पूरा पाइप का जो लेंथ है वो ट्रेवल करने के लिए उसको लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इतना टाइम लगेगा, वो तो हम जानते हैं नो डाउट। लेकिन अभी क्या है ना कि ये कंप्रेशन जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो हमको पता है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव जब भी किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो compression is reflected as a compression and rarefaction is reflected as a rarefaction। याद रखो ये बात ठीक से, whenever the longitudinal wave is reflected from the denser medium, तो denser medium से जब रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, compression remains compression only and rarefaction remains rarefaction only, but the same longitudinal wave when reflected from the surface of rarer medium, तो अगर रेयर मीडियम के सरफेस से अगर वो रिफ्लेक्ट होता है तो होता ऐसा है कि कॉम्प्रेशन गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ रेरफैक्शन एंड रेरफैक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन, दैट मींस देयर इज अ रिवर्सल। तो यहाँ पे ये जो है कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन बनता है, रेरफैक्शन कॉम्प्रेशन बनता है। तो इसलिए यहाँ पे ये अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये जो कॉम्प्रेशन है वो जाने के टाइम तो कॉम्प्रेशन रहेगा नो डाउट, लेकिन जैसे रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्रेशन ही रहेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी देखा कि डेंसर मीडियम से, देखो डेंसर मीडियम से जब वेव रिफ्लेक्ट होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव तो होता ऐसा है कॉम्प्रेशन रिमेन्स कॉम्प्रेशन ओनली एंड रारेफैक्शन रिमेन्स रारेफैक्शन ओनली, and that's why this compression will not just get converted, it will remain compression only, and while coming back it will be compression only।
तो जब वो ऊपर आ रहा है तभी भी वो कॉम्प्रेशन ही है, नो डाउट। जाने के टाइम भी वो कॉम्प्रेशन ही था और वापस आने के टाइम भी वो कॉम्प्रेशन ही है। ओके, लेकिन जैसे वो यहाँ पे इंसिडेंट होगा, देखो ये जो है अभी यहाँ से आगे ओपन एंड है ना, ओपन एंड मतलब यहाँ पे रेरर मीडियम चालू हो गया। तो रेरर मीडियम के सरफेस पे जब वो इंसिडेंट होगा, तो देखो यहाँ पे रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, उल्टा होता है, कॉम्प्रेशन गेट रिफ्लेक्टेड एज अ रेरफेक्शन एंड रेरफेक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन। तो अभी ये कॉम्प्रेशन जब इस रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो तभी रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा, वो कॉम्प्रेशन के बदले रेरफेक्शन हो जाएगा और वो रेरफेक्शन बन के नीचे जाने लगेगा। अभी जैसे ही वो रेरफेक्शन बन के नीचे जाने लगता है, तो इस ट्यूरिंग फोर्क का नेक्स्ट रेरफेक्शन वहां पे आना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ से नया रेरफेक्शन पैदा होना चाहिए जो इस तरफ नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ये रेरफेक्शन दोनों साथ साथ अगर नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं तभी रेजोनेंस होगा और तभी ये वेव जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो wave will vibrate or the pipe will vibrate with a proper frequency only when this rarefaction will mix with this rarefaction here। तो ऑलरेडी ये जो कंप्रेशन जो rarefaction बन गया, उसके साथ ये ट्यूनिंग फोर्क का जो नेक्स्ट rarefaction है वो जब मैच होगा तभी ये नीचे जाएगा और उसकी वजह से रेजोनेंस होगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि इस कंप्रेशन को नीचे जाके वापस आने के लिए जो टाइम लगता है, ये टोटल टाइम जो है वो इस ट्यूनिंग फोर्क के पीरियड के आधे के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल पीरियड के आधे के बराबर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक कॉम्प्रेशन पैदा होगा तो उसके बाद रेरफेक्शन पैदा होगा और उसके बाद फिर से कॉम्प्रेशन पैदा होगा, तो दो कॉम्प्रेशंस के बीच में जो टाइम गैप जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ट्यूनिंग फोर्क का पीरियड मतलब होता है ऐसा है कि द टाइम गैप बिटवीन टू कॉम्प्रेशंस। एक कॉम्प्रेशन पैदा हो गया, उसके बाद दूसरा कॉम्प्रेशन पैदा होने से पहले जो टाइम पास होता है उसको ही हम पीरियड बोलते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या है ना कि दो कॉम्प्रेशंस के बीच में एक रारेफैक्शन भी तो पैदा होने वाला है। ये देखो यहाँ पे ये दो कॉम्प्रेशंस जो पैदा हुए तो उनके बीच में ये रारेफैक्शन भी तो पैदा होने वाला है। तो what is the time gap between a compression and a rarefaction? We can say it will be T/2, no doubt. And again this rarefaction and the second compression will be T/2 again. तो T/2 ऐसे दो पार्ट्स में वो बड़ा बटा हुआ होगा। तो इसलिए हमको ये बोलना होगा यहाँ पे कि जैसे ही कॉम्प्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और वो कॉम्प्रेशन जब तक ये पूरा पाइप का लेंथ ट्रेवल करके वापस नहीं आता, तब तक ये दूसरा रेरफेक्शन पैदा नहीं होना चाहिए। तो जब ये पूरा एक मतलब जाके वापस आएगा कॉम्प्रेशन और जैसे रिफ्लेक्ट होगा और रेरफेक्शन बन के नीचे जाने लगेगा, तभी इसका रेरफेक्शन यहाँ पे पैदा होना चाहिए। तो इसीलिए इस कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन के बीच में जो टाइम गैप है वो T/2 के बराबर होना जरूरी है। और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द compression to go downwards and come back will actually be T1 plus T2, where T1 is going to be equal to L by V and T2 is again going to be equal to L by V. But this total time T1 plus T2 must be actually equal to capital T upon 2। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिससे ही हमको ये मिलता है कि इसमें से हमको मिलेगा। अब देखो अगर यहाँ पे डाल देंगे तो L by V plus L by V which becomes actually equal to 2L by V should be exactly equal to, here it is going to be equal to T/2, capital T/2। and if we just simplify this still further then we can get this as, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा देखो, तो 2L by V मिलेगा T/2, जिससे हमको T का वैल्यू निकल आएगा। T का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो 2 को उधर लेके जाओ तो T का वैल्यू L अपॉन V, बिल्कुल। और जैसे ही T का वैल्यू हमको मिल जाता है तो N का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी कैन बी इजीली फाउंड आउट टू बी सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ दिस, कोई 1 by T. तो simply V by 4L, V upon 4L. and this is going to be the fundamental frequency which can be found out in this way by considering the compressions and reflection of this compression from the closed end. So this is going to be the fundamental frequency, remember। but अभी यहाँ पे एक बहुत छोटी बात है समझने जैसी, जो कि ये जो पूरा डेरिवेशन हमने किया उस पूरे डेरिवेशन के अंदर चेंजेस कराएगी। इवन कल जो हमने डेरिवेशंस किए थे उसके अंदर भी चेंजेस कराएगी। वो बात ये है, देखो ठीक से,
होता ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि whenever there is a open pipe or closed pipe, suppose this is a closed pipe and a tuning fork is kept at the highest point here. तो यहाँ पे हमने एक ट्यूनिंग फोर्क रख दिया जिसकी वजह से वाइब्रेट हो रहा है वो। सपोज ये उसका ओपन एंड है और यहाँ पे हमने एक ट्यूनिंग फोर्क रख दिया ऊपर तरफ। चलो ठीक है, ये सब ट्यूनिंग फोर्क है। अभी जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क हम वाइब्रेट करेंगे तो होता ऐसा है कि इसमें से जो कंप्रेशन रेफेक्शन पैदा होते हैं और ये जाते हैं, तो जाने वाले वेव्स और आने वाले वेव्स जो इंटरफेयर करते हैं, सुपर इम्पोजिशन फॉर्म करते हैं और उसकी वजह से स्टेशनरी वेव्स पैदा होते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, अभी होता ऐसा है ना कि हम ये समझते हैं कि एंटीनोड इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड एंड नोड इज फॉर्म्ड एट द क्लोज्ड एंड, नो डाउट। तो नोड तो क्लोज्ड एंड पे फॉर्म होता ही है, वो तो समझ सकते हैं, but antinode is not formed exactly at the open end, but it is formed slightly above it. Remember, what happens is the antinode is formed slightly above the antinode, the closed open end. तो मतलब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, देखो ये सपोज ट्यूनिंग फोर्क है और यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। सपोज किसी भी मोड में वाइब्रेट हो रहा है पाइप, जिस भी मोड में वाइब्रेट होगा तो सपोज उसके उसके हिसाब से यहाँ पे इस तरह से हम वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं उसका। ये सपोज उसका नेक्स्ट मोड है, एक मोड है पर्टिकुलर। ओके, ये इस टाइप का डायग्राम हो गया, यहाँ पे नोड है। ओके, सो हम ये समझते हैं कि ये जो ओपन एंड है, एग्जैक्टली इस ओपन एंड पे ही एंटीनोड फॉर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखा जाता है कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है कि एंटीनोड इज नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, बट इट इज फॉर्म्ड स्लाइटली अबव। ये देखो, ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे फॉर्म होता है। एंटीनोड का जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये होता है, ये देखो ठीक से, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ एंटीनोड, वेयर एज वी कंसिडर इट एट दिस पॉइंट हियर। तो यहाँ पे हम एंटीनोड समझते हैं, ये चलो ओपन एंड है, ओपन एंड पाइप का, लेकिन एग्जैक्टली ओपन एंड पे एंटीनोड फॉर्म नहीं होता, बल्कि एंटीनोड यहाँ पे फॉर्म होता है। देखो, ये एंटीनोड का एक्चुअल पोजीशन है और ये सिर्फ ओपन एंड पे ही होता है। क्लोज्ड एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड एंड पे जो नोड फॉर्म होता है तो वो नोड एग्जैक्टली क्लोज्ड एंड पे ही फॉर्म होता है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मेजरमेंट ठीक है। लेकिन हमारा जो एंटीनोड का जो लोकेशन का मेजरमेंट है वो गलत हो गया, क्योंकि हमने जो यहाँ पे देखा कि नोड एंटीनोड जो फॉर्म होता है, हम समझते हैं कि वो ओपन एंड पे होता है, लेकिन ये छोटी बात है जो आगे चल के हमको ये प्रूव करने को मिलेगा कि मतलब ये 12th स्टैंडर्ड में नहीं, आगे चल के हायर स्टैंडर्ड्स में हम ये सीखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि एंटीनोड जो है वो एग्जैक्ट ओपन एंड पे नहीं, बल्कि थोड़ा डिस्टेंस ऊपर तरफ फॉर्म होता है, थोड़ा डिस्टेंस ऊपर जाके फॉर्म होता है। और वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे वो जाके फॉर्म होता है, वो डिस्टेंस भी एस्टिमेट किया जा सकता है, उसको एक्चुअली एंड करेक्शन बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जहाँ पे एक्चुअल एंटीनोड है और जहाँ पे हम समझते हैं, मतलब ओपन एंड जहाँ पे है, तो ओपन एंड पाइप का और एंटीनोड जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, और वो ई से डिनोट किया जाता है। तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली ई। चेक करो, ठीक से देख सकते हैं आराम से। अगर तुमको थोड़ा बड़ा करके अगर देखना है तो देख सकते हो आराम से, ये देखो, थोड़ा बड़ा करके देखो तो तुमको अच्छी तरह समझ में आएगा। Here it is going to be the distance between these two actually will be E, which is the end correction here. ये होता है end correction. End correction मतलब क्या? It is the distance between the actually antinode formed and the open end of the pipe. तो पाइप का ओपन एंड और एंटीनोड जहाँ पे फॉर्म हुआ है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो उसको ही हम एंड करेक्शन बोलते हैं। और ये एंड करेक्शन जो है वो ई से डिनोट किया जाता है,
और वो एस्टिमेट भी किया जा सकता है। बिल्कुल, उसका जो वैल्यू है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं आराम से, एंड इट कैन बी एस्टिमेटेड टू बी इक्वल टू, तो ये जो ई है इट कैन बी प्रूव्ड टू बी इक्वल टू 30% ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो देखो 30% ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप। अभी डायमीटर पाइप का कितना है, वो अगर मान लेते हैं कि डायमीटर ऑफ द पाइप इज गोइंग टू बी सपोज डी, then we can get that this d here replaced here, and we can get that the diameter 30% of diameter, मतलब ये कितना हो गया, वो e का जो वैल्यू है वो एक्चुअली बनेगा 30/100 टाइम्स ऑफ d, मतलब ही वो बनेगा एक्चुअली e is equal to 0.3 टाइम्स ऑफ d. so this end correction has to be added in the length of the pipe every time. तो ये जो लेंथ पाइप का है, तो पाइप का लेंथ तो L होता है नो डाउट, लेकिन इस लेंथ के अंदर अगर हम E ऐड करते हैं तब जाके हमको करेक्ट लेंथ मिलता है, करेक्ट डिस्टेंस मिलता है नोड और एंटी नोड के बीच में का, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, रिमेंबर। तो ये बात हमको समझनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ end correction, and this end correction appears at the open end exactly, हमेशा ये open end पे ही आता है। अच्छा, अभी अगर सपोज हम ये कहते हैं कि क्लोज्ड एंड पाइप का, मतलब इस क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताया था हमने अभी अभी, क्या प्रूव किया, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया V/4 × L, बराबर है। लेकिन ये जो L है, ये L मतलब क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पाइप, जबकि होना क्या चाहिए, ये टोटल डिस्टेंस एक्चुअली होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो n एक्चुअली कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं V/4 टाइम्स ऑफ L प्लस E। तो जहां पे भी हमको L दिखता है तो वहां पे हमको एक्चुअली L प्लस E रिप्लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लोज्ड एंड पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, n is equal to V/4 times of L plus E, where E is called as the end correction, which is nothing but 0.3 times of the diameter of the pipe. And if we want to find out the frequency of this closed pipe in second mode, तो second mode में क्या होता है, frequency ट्रिपल बन जाता है। तो वो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर से देखो ठीक से, N3 will actually be equal to 3 times of V/4 times of L plus E once again। तो जहां पे भी हमने L कंसिडर किया था पहले, वहां पे सब तरफ हमको L plus E कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको ही हम बोलेंगे एंड करेक्शन। एंड करेक्शन उस लेंथ के अंदर ऐड करके ही हमको करेक्टेड लेंथ मिलता है। तो देखो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला तैयार हो गया, अगर ये जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस मतलब ये जो एंटीनोड है, इस एंटीनोड का जो टोटल डिस्टेंस है इस नोड से, इस डिस्टेंस को अगर हम सपोज कैपिटल L बोल देते हैं, देखो ये कैपिटल L है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कैपिटल L इज द करेक्टेड लेंथ एंड स्मॉल l इज गोइंग टू बी द जस्ट मेजर्ड लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल L मतलब ये करेक्टेड लेंथ विल एक्चुअली बी इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ मतलब मेजर्ड लेंथ प्लस एंड करेक्शन, ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है। तो हम यहाँ पे हमेशा करेक्टेड लेंथ हमको यूज करना है, तो याद रखो ठीक से। तो कैपिटल L अगर हमको यूज करना है तो ये हमेशा हम कैपिटल L ही यूज करेंगे, जिसको ये हम करेक्टेड लेंथ बोलेंगे। तो करेक्टेड लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द मेजर्ड लेंथ प्लस एंड करेक्शन, समझ के लो, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं आराम से। So basically the corrected length is always equal to measured length plus end correction. So this is going to be the formula for second mode of vibration of the pipe closed at one end. And if we want to find out the third mode, तो थर्ड मोड में उसका फ्रीक्वेंसी कितना बनता है, N5 से उसको हम डिनोट करते हैं और वो एक्चुअली बनता है 5V/4L, बट नाउ वी हैव टू से इट एज 5V/4 टाइम्स ऑफ L plus E सिंपली। ये हमको अच्छी तरह समझना है। ना सिर्फ इतना बल्कि और एक बात जो हमने कल किया था वो भी देखो ठीक से। कल हमने क्या किया था, जो ओपन पाइप के बारे में हमने एक डिस्कशन किया था कि ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो देखो सपोज दिस इज द ओपन पाइप,
मान लो ये ओपन पाइप है और इस ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये उसके लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला ही है, दैट इज n इज इक्वल टू v अपॉन 2l, करेक्ट है, v अपॉन 2l. Okay, so this is the formula for finding the fundamental frequency of a pipe open at both the ends. Okay, but here again the problem will arise. See, if we draw the diagram, then we can think that the nodes should be, antinode must be formed at the open ends. Okay, but not exactly. तो देखो यहाँ पे डायग्राम ऐसा बनेगा, ये चलो अगर किसी भी मोड में वाइब्रेट हो रहा है, तो सपोज ये नोड है, ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि ये जो है यही एग्जैक्टली एंटीनोड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने अभी भी देखा क्लोज पाइप के केस में, तो वही बात एंटीनोड ओपन पाइप के केस में भी लागू है। ये जो एंटीनोड है वो ना कि यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, बट इट फॉर्म्स स्लाइटली अबव इट, तो यहाँ पे वो जाके फॉर्म होता है। दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ एंटीनोड, रिमेम्बर, सी हियर, ये जो है वो एक्चुअल पोजिशन है एंटीनोड का। जबकि हम कंसिडर कौन सा करते हैं, हम कंसिडर करते हैं ये वाला जो पोजीशन है ये हम एंटीनोड का कंसिडर करते हैं। इसका मतलब जरूर ये जो इनको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी तो ई के बराबर होगा जरूर, और ये ई हमको पाइप के लेंथ में ऐड करना होगा। एंड नाउ द सेम थिंग विल हैपन हियर इन दिस अदर एंड ऑल्सो, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे एंटीनोड जो है वो थोड़ा बाहर आके फॉर्म होगा, तो एंटीनोड विल एक्चुअली बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट हियर एंड नॉट एट द ओपन एंड एग्जैक्टली। तो अभी देखो ठीक से कि जो एंटीनोड एक्चुअली जहाँ पे फॉर्म हुआ है वो लाइन कौन सा है, ये है, यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हो रहा है, लेकिन हम कहाँ पे समझ रहे हैं उसको, हम समझ रहे हैं यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हो गया, और इसलिए हम जब मेजर करेंगे, लेंथ जब मेजर करेंगे तो इतना ही लेंथ मेजर करेंगे। ये जो पाइप का लेंथ है वो इतना हमने मेजर कर लिया, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ हमने मेजर कर लिया और उसको हमने एल बोल दिया, ठीक है, स्मॉल एल। लेकिन वो स्मॉल एल जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एंटीनोड के बीच में, दो एंटीनोड्स के बीच में उतना डिस्टेंस है ही नहीं। तो डिस्टेंस एक्चुअली कितना है, तो देखो यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी एक ई ऐड होना जरूरी है, तो दोनों तरफ से ई ऐड होगा, तो एक्चुअली डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, देखो ठीक से, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमको मेजर करना होगा, और वो एक्चुअली, इसको हम एक्चुअली क्या कहेंगे, कैपिटल एल कहेंगे, कैपिटल एल, नो डाउट। एंड दिस कैपिटल एल is going to be the corrected length, and that corrected length happens to be actually the sum of this small l and 2e here. समझा ठीक से, यहाँ पे कैपिटल एल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्मॉल एल प्लस 2e के बराबर आ जाएगा, स्मॉल एल प्लस 2e। तो मतलब जहाँ पे भी हमको यहाँ पे स्मॉल एल दिखता है तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, एल प्लस 2e रिप्लेस करना होगा। तो विद दिस नॉलेज कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ओपन पाइप। तो ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l प्लस 2e, चेक, l प्लस 2e ये होगा। तो दिस बिकम्स द एक्चुअली fundamental frequency of an open pipe, no doubt. And again end correction is same thing, that is 0.3 times of the diameter of the pipe, no doubt. तो जितना डायमीटर बड़ा उतना एंड करेक्शन भी ज्यादा, जितना डायमीटर छोटा तो एंड करेक्शन भी ज्यादा कम। तो ऐसा होता है ना कि कोई कोई जो छोटे बहुत पतले पाइप होते हैं तो उनके केस में उनका डायमीटर ही इतना छोटा होता है जो एंड करेक्शन निग्लिजिबल होता है, एंड करेक्शन निग्लेक्ट कर दिया तो भी चल जाता है, क्योंकि ये लेंथ ही इतना बड़ा है, ये लेंथ सपोज है 20 या 20-25 सेंटीमीटर, और उसके सामने डायमीटर का जो पाइप का जो डायमीटर है वो अगर है सपोज 0.5 सेंटीमीटर, तो वो तो कुछ भी नहीं हो ना उसके सामने, तो इसलिए उसको हम उस केस में निग्लेक्ट कर भी सकते हैं।
लेकिन जब डायमीटर पाइप का बड़ा होता है, सपोज पाइप इज मोर वाइड लाइक दिस, इन दैट केस वील हैव टू कंसिडर द एंड करेक्शन, नो डाउट। तो एंड करेक्शन हमको कंसिडर करना पड़ेगा जब पाइप का डायमीटर बड़ा होगा, और अगर डायमीटर छोटा है तो इट्स ओके, वी कैन नेग्लेक्ट इट, नो डाउट। एंड व्हाट विल बी द सेकंड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स? तो सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी होता है एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग, मतलब ये वो होता है एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ v बाय 2l प्लस 2e। बट चलो ठीक है, ये 2 अगर कैंसिल कर दो तो हमको ये सिंपली मिलेगा v अपॉन l प्लस 2e, नो डाउट। एंड इन केस ऑफ थर्ड हार्मोनिक तो ये हो गया n2 के बारे में, n2। n3 कितना होगा बता सकते हो? n3 मतलब थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, जो बनेगा एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l प्लस 2e। तो देखो ठीक से यहाँ पे हर टाइम, हर फॉर्मूला के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन एंड पाइप होने की वजह से यहाँ पे एंड करेक्शन 2 बार ऐड करना पड़ रहा है। पाइप के लेंथ में 2e हमेशा ऐड होने वाला है, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। द लेंथ ऑफ द पाइप, करेक्टेड लेंथ ऑफ द पाइप विल एक्चुअली बी इक्वल टू l plus 2e, and that is to be used everywhere, remember, okay? तो ये सब हमको आज के लेक्चर में करना था। तो वी हैव सीन ऑल अबाउट द ओपन पाइप्स एंड क्लोज पाइप्स। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके रखो प्रॉपरली, सो दैट वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है? Any doubt to anybody? Okay, so let us stop this lecture here. Thank you. Okay, thank you all of you.